नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज हिमाचल टुडे पर एक और चर्चा, एक और राजनीतिक विश्लेषज्ञ के साथ तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो तलाशने की कोशिश करेंगे। और वो तमाम सवाल जुड़े हुए हैं हिमाचल के भविष्य से, हिमाचल की राजनीति से, सियासत से। जी हाँ, क्योंकि 8 दिसंबर वो तारीख है जब तय हो जाएगी हिमाचल प्रदेश के आने वाले 5 सालों के लिए किस्मत। 12 तारीख वो तारीख थी जब हर एक वोटर ने अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल किया, अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल किया और हिमाचल को 74.61% वोटिंग परसेंटेज जो है वो मिला है। बम्पर वोटिंग कही जा सकती है। भले ही जो चुनाव आयोग ने अपना एक टारगेट रखा था कि 80% जो है वो वोटिंग हो, उसको जरूर जो है वो नहीं छू पाए, लेकिन फिर भी वोटिंग के परसेंटेज के हिसाब से काफी अच्छी और काफी बम्पर जो है वो कहा जाए कि वोटिंग मानी जा सकती है। अब बम्पर वोटिंग के भी कई मायने निकाले जाते हैं कि ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई तो कहीं ना कहीं ये एक अंदेशा है सरकार बदलने का, या फिर कहीं ना कहीं अंदेशा है उस सीट पर मौजूदा सरकार के जीतने का। अलग जितने लोग उतनी बातें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन अब जो हवाई चीजें उड़ रही हैं, उसी के साथ साथ जो राजनीति के विश्लेषज्ञ हैं, जो राजनीति पर पकड़ रखते हैं, वो इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान राजनीतिक विश्लेषज्ञ सर्वेश पाठक जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। तो सर, शुरुआत यहीं से करते हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग के मायने राजनीति में क्या निकाले जा सकते हैं, या खास कर से करके हिमाचल की सरजमी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या मायने इसके निकाले जाएं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में ये बम्पर वोटिंग पहली बार नहीं हुई है गौतम जी। हम्म। बम्पर वोटिंग का उनका अपना इतिहास रहा है। देखिए, विश्व की मतलब जो सबसे ऊंची जगह हमें जो लाहौर स्पीति वैली है, वहां पे भी 100% वोटर टर्न आउट हुए। तो हम्म। ये हिमाचल को वीरों की भूमि कहा जाता है। और जो जितने भी लोग हैं इस इलेक्शन के फेस्टिवल, इसको इलेक्शन कमीशन ने एक फेस्टिवल का स्वरूप दिया कि हम्म। ये आम जनमानस का फेस्टिवल है, लोगों का फेस्टिवल है। और उन्होंने जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम्म। 2017 का इलेक्शन देखे तो 75% से ऊपर की वोटिंग हुई थी। हम्म। इस बार उससे कम 1% हुई। लेकिन जो बढ़ चढ़ के लोगों ने अपना मतदान का प्रयोग किया, यह कहीं ना कहीं यह संदेश जाता है कि हिमाचल के लोग, वीर भूमि के लोग जो हैं, कितने जागरूक हैं अपने अधिकारों के लेके, अपने राज्य के डेवलपमेंट के लेके। या तो सत्ता का परिवर्तन करेंगे, या जो पार्टी है उसी को सत्ता में वापस लाने के लिए वो जागरूक हो चुके हैं। हम्म। देखिए, करीब 55 लाख से ऊपर मतदाता थे इस बार के चुनाव में, जिसमें करीब 1.25 लाख से ऊपर के न्यू कॉमर्स, जो यंग बच्चे, युवक युवतियां हैं, वो जुड़े हैं। तो हम्म। यह भी एक मायने मतलब रखता है कि ये जो यंगस्टर्स आए हैं, जो 18 साल के बच्चे होते हैं। मुझे याद है, मैं भी जब 18 साल का हुआ था तो अपना पहला इलेक्शन, मैं दिल्ली में रहता था, वहां दिया था। सुषमा स्वराज जी उस समय बीजेपी की कैंडिडेट थी और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था वही था। और बड़े खुशी हो के गए थे। फिर जो नाखून पे वो जो निशान लगाते हैं, और एक अलग आनंद आता है। तो और उसमें जो यंगस्टर्स होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। वो पढ़े लिखे बहुत सारे युवा हैं आजकल के, और जो नहीं भी पढ़े हैं तो जो उनके पास स्मार्टफोन है। हम्म। और आजकल हम जैसे लोगों, आप जैसे हिमाचल टुडे के कारण भी वहाँ जो लोकल न्यूज फैलती होगी, जो गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की उपलब्धियां, गवर्नमेंट की जो नाकामी रही, उसको आप लोग बताते होगे। तो वो युवाओं को खुद इतनी समझ आ जाती है कि हम किसको चुने या किसको वोट दे। देखिए, हम्म। जनता ने, 55 करोड़ से ऊपर की जनता ने मतपेटियों में इन नेताओं, इन पॉलिटिकल पार्टी का जो है भविष्य कहिए या उनका जो लक कहिए, वो बंद कर दिया है। अब हमें देखना है कि जितने भी दावे दावे थे कि कांग्रेस की ये हो गई, बीजेपी ने बहुत सारे अपने सिटिंग एमएलए को निकाल दिया, मतलब उनको टिकट नहीं दिया, बैठा दिया, फिर वो बागी हो गए हैं। बहुत सारे चुनावी पंडित जो हैं, मैं उन्हें हम्म। चुनावी पंडित बोलता हूं, हम्म। उनका मानना है कि यही गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। हम्म। तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, जैसा कि मैं एक्चुअली विजिट नहीं कर पाया हिमाचल इस बार चुनाव में, क्योंकि घर पे कुछ समस्या थी इसके लिए। लेकिन जो हमारे लोकल सहयोगी, दूसरे चैनल्स के जो भी हम्म। लोग गए, मेरे फ्रेंड्स लोग, उनसे पूछा तो उनका कहना था कि देखो, बीजेपी कांग्रेस में इस बार नेक टू नेक फाइट है।
ऐसा देखने को मिला है हर क्षेत्र में। क्या आपको ये जो नेक टू नेक फाइट है, आपको अगर मैं बात करूं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भी वही चीज नजर आ रही थी, या पहले हालात अलग थे लेकिन जैसे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उसको लेकर जो डिस्प्यूट हुआ उसके बाद हालात जो हैं वो पूरी तरीके से पलटते हुए नजर आए? नहीं, देखिए गौतम जी, मैं क्या समझता हूं कि हम्म। अगर कोई भी पार्टी सत्ता में है और उसके बावजूद अगर अपने सिटिंग एमएलए की टिकट काटती है, तो वो जनता के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है और एक संकेत होता है। देखिए, जो सिटिंग एमएलएज हैं वो तो जीती हुई पार्टी के हैं, उनका टिकट कटना क्या दिखाता है? या तो वो अपने क्षेत्र में जाके काम नहीं किए जो उनको असाइन किया गया, वो हम्म। जनता से सरोकार नहीं हुए पिछले 5 साल। देखिए, हम्म। कोई भी पार्टी जीतती है, अगर मान लीजिए बीजेपी 2017 में हम्म। 44 सीटें जीते, जो वोटिंग परसेंटेज था उनका 48.79%। हम्म। कांग्रेस को उससे थोड़ा कम 41.68% वोट मिला था, लेकिन सीटें ज्यादा नहीं मिल पाई, बस मात्र 22 सीटें, 21 सीटें मिल पाई। बीजेपी वहां पे सरकार बनाई। अब हम्म। सरकार के रहते हुए जो इनके सिटिंग एमएलए के टिकट कटे, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? हम्म। ये नहीं कि सारे के सारे से मतलब जो हाईकमान है नाराज है। नाराज क्यों है हाईकमान? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया अपने क्षेत्र में। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? पार्टी को भुगतना पड़ेगा, हम्म। अगर एमएलए अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, सरकार चलाने के लिए अगर 44 एमएलए, सबकी जवाबदेही, सबकी भागीदारी होती है। केवल जो मुख्यमंत्री जी हैं जयराम ठाकुर जी, उन्हीं की नहीं होती है। हम्म। केंद्र में अगर मोदी सरकार है तो मोदी जी एक ईमानदार, एक स्वच्छ छवि के नेता हैं। तो पूरे जो मंत्रिमंडल है, जितने भी एमएलए एमपीज हैं, 303 एमपीज जो हैं, और भी जो एनडीए का घटक दल का मिला के रख लीजिए, 350 था, फिर बीच में हम्म। अकाली दल अलग हो गया और भी सेना हो गई, तो उन सबों को हटा दिए, तो उन सभी की भागीदारी होती है। और जब टिकट कटता है तो ये उनकी नाकामी, जो एमएलए है उन्होंने काम नहीं किया इसलिए कटा। हम्म। तो मुझे लगता है कि जनता को इसमें अपनी सूझबूझ दिखानी चाहिए कि आखिर पार्टी ने टिकट काटा, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आए, हम्म। क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जनता को वो एक होता है ना, मास अपील न सुन के, उस नेता की भावनात्मक अपील न सुन के, जो पार्टी कर रही है अगर हित में कर रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। हम्म। अगर प्रदेश के विकास के हित में कर रही है तो उधर देखना चाहिए। हम्म। रही बात दूसरी की नेक टू नेक फाइट, देखिए नेक टू नेक फाइट होने का इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हिमाचल का अलग एक ट्रेंड था, जैसे राजस्थान में भी होता आया है कि 5 इयर्स कांग्रेस, 5 इयर्स बीजेपी। उसी हम्म। तरह यूपी में भी ट्रेंड था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पिछले 30 सालों में अपना दूसरा कार्यकाल नहीं पूरा की थी, हम्म। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस तो बहुत पहले ही उठ चुकी थी यहां से सत्ता से। लेकिन बीजेपी ने उस रिवाज, उस ट्रेंड को बदल दिया, उत्तराखंड में भी और यूपी में भी। और बीजेपी का यही नारा था कि हम रिवाज बदलेंगे। रिवाज हम्म। किस दम पे बदलेंगे? तो जयराम ठाकुर जी की स्वच्छ और जो ईमानदार छवि है उस पे, और डेवलपमेंट का जो इनका प्लैंक है, इनका नारा है। ये देखिए, नारा लास्ट दिया में गया था। इन्होंने वहां पे एम्स का भी ये दिया है। तो नेक टू नेक फाइट में दूसरे कारण हैं, जैसे दूसरे कारण हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, प्राइस राइज हो गई। हम्म। देखिए, जो आम जनता है वो प्राइस राइज क्यों हो रहा है उसके कारणों को नहीं समझती है, चाहे बीजेपी कितना भी समझा ले। वो ये कह दे कि तेल प्राइस जो है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है रूस यूक्रेन में, उसके कारण हो रहे हैं, तो हम महंगा खरीद रहे हैं, तो हम आपको सब्सिडी उतना नहीं दे पा रहे हैं, चाहे जो भी हो। हम्म। अभी अब देखिए, महंगाई जो है पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा मुद्दा है। यूएस में भी मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, हम्म। बाइडन को भी इस मुद्दे का झेलना पड़ रहा है, प्राइस हाइक का। उधर देखिए, ब्रिटेन में दो गवर्नमेंट मतलब प्रधानमंत्री बदल गए, और उनको भी इसी मुद्दे का सामना करना पड़ा, प्राइस राइज का, इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का। और हम जैसे जो 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं ऑन पेपर, हम्म। भले ब्रिटेन जो है उसके नागरिक की पर कैपिटा इनकम हमसे कई गुना अधिक है,
लेकिन एक उस पे देखा जाए तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट बन गए हैं, इंग्लैंड को नीचे कर दिया है। तो जनता उस चीज को नहीं समझती है कि प्राइस राइज क्यों हो रहा है इंटरनेशनल कारणों से। वो तो ये समझती है कि उनके दाल का रेट बढ़ गया, उनका पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तो ये सरकार जिम्मेदार है। पाठक जी, तो आपको नहीं उसका लगता कहीं ना कि एक कहीं आम असर था। जनता, जिसे हम आम जनता कहते हैं, जो लेबर क्लास जनता है, उसको कोई भी फर्क पड़ता है इंटरनेशनली क्या हो रहा है? उसे तो इस वक्त इस चीज से फर्क पड़ता है कि उसको कितनी दिहाड़ी मिल रही है, वो उस दिहाड़ी में कैसे अपना घर चलाएगा, ये उसके लिए मायने रखता है। और जहां तक बात रही ये कहने का कि सरकार की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जब कोई भी सरकार होती है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो गवर्नमेंट है, एक सरकार, एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पर यही आरोप लगाती है कि इनकी वजह से है। तो ये तो चलता है। जिस वक्त कांग्रेस थी उस वक्त बीजेपी आरोप लगाती थी कि 40 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया। अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 1200 रुपए पे सिलेंडर हो गया। तो ये तो वाइसो वर्सा चलने वाली चीज है। इस मुद्दे को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा बहुत बड़ा है, जिस पर चुनावी जो पार्टियां हैं वो हमेशा जो है वो गेम खेलती आई हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट चुनावों में पड़ता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता के पास ये चीज जाती है। तो मेरा सवाल ये रहा कि क्या लगता है कि जो लोग नाराज हुए, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि वोट काटे गए, सीटें काटी गई, जो मौजूदा कैंडिडेट्स हैं, अब वो बगावत करके खड़े हो गए, इंडिपेंडेंट आजाद खड़े हो गए। अब आजाद खड़े होने के बाद वो मार किसको करेंगे? उस पार्टी को जिस पार्टी से वो अलग हुए, या दूसरी पार्टी जो उनके अपोजिशन में खड़ी है? नहीं, देखिए, अगर वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए तो उनका जो परंपरागत सीट था वहीं से खड़े हुए होंगे। बिल्कुल। और जिस पार्टी में थे, मान लिया बीजेपी की ही यहाँ बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस ने भी काटा है लेकिन बीजेपी ने काटा क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी थी, तो उनको वो लोग खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। तो वो उसी क्षेत्र से खड़े होंगे और बीजेपी का भी कैंडिडेट खड़ा होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस जो है बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि देखिए, जैसे इलेक्शन पहले का डेट अनाउंस हुआ, उससे एक महीना पहले माहौल बन रहा था, एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा असर दिख रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ, प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, लोगों से कनेक्ट होना शुरू हुआ, तो लोगों का में जो थोड़ी सी निराशा थी, ये प्राइस हाइक हो गया, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट, उसको दरकिनार करते हुए लोग इस चीजों को समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो क्या क्या परिणाम भुगतने हो सकते हैं, बीजेपी है तो क्या क्या फायदा हो सकता है। अब देखो गौतम जी, हमारे भारतवर्ष में वाजपेयी जी की सरकार 3 बार बनी। जो लास्ट सरकार थी वो 2000 से 2000, मतलब 99 से 2004 तक वाली जो सरकार थी, उसमें वाजपेयी जी ने हर एक राज्य में ऑलमोस्ट एक एम्स और एक आईआईटी की स्थापना की बात की थी। उसके बाद यूपीए आया, उसने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक दो कहीं पे माननीय मनमोहन सिंह जी ने किया। उसके बाद 2014 से देखिए, हर एक राज्य में आईआईटी एम्स। मैं इसका उदाहरण इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि हिमाचल में भी एक एम्स का वो अनाउंसमेंट हुआ है और वो बन के तैयार होगा। और ये गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात है कि ये कहती है कि हम अगर इनॉग्रेशन का ईंट रखते हैं तो उसका उद्घाटन भी करने, फीता काटने हम ही जाते हैं। तो ये जो टाइम बाउंड रहते, रोड कनेक्टिविटी हो या जो निचले पायदान के लोग हैं, अब देखिए जो 84 करोड़ से ऊपर लोगों को राशन मिला, फिर बीच में 2-4 महीने के लिए बंद हो गया था, फिर वो स्टार्ट हुआ था। तो वो जो राशन था वो किसको मिला था? जो हमने बात की कि जो मजदूर है उसको दिहाड़ी कितनी मिलती है, और उस दिहाड़ी में वो पर डे जो अपने घर का गुजारा कर पाता है या नहीं, उसको ये राशन मिला था। जो गरीब है उसको 5 लाख का आयुष्मान की योजना, जिन जिनको मिल गया है भरे। और एक बात और, हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला भारत का राज्य हुआ जो धुआं मुक्त राज्य हो गया। वहां हर गरीब परिवार के घर में सिलेंडर पहुंच गया था, भले वो खरीद पाए बाद में 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर या नहीं, या उनको वहां भी सब्सिडी मिलती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सब जो थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो जनता में विश्वास पैदा हो रहा है इस सरकार का। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कहीं हद तक खत्म हुई। रही बात की बागियों का, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे बागी ऐसे होते हैं जो
सीटें निकाल भी लेते हैं। तो इसमें ये अब देखने वाली बात है कि उनका कितना बड़ा वर्चस्व है। अब देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको यूपी का देता हूं, बार बार इसलिए यूपी उत्तराखंड ले जाऊंगा क्योंकि यूपी में भी बीजेपी ने बहुत से सिटिंग विधायकों की टिकट काटे। उसमें जो दूसरे पार्टी से लोग आए थे उसका भी काटा। एक स्वामी प्रसाद मौर्य होगा, आपने भी सुना होगा। वो जब निकला तो हमने सबने देखा था, बीजेपी पे इतना बड़ा लांछन लगाया, ये पार्टी ओबीसी एसटी ओबीसी का देखभाल नहीं करती, बहुत बड़ा इनको सेटबैक लगेगा। लेकिन क्या हुआ, उसने अपनी भी सीट हारी और बीजेपी सत्ता में आई। भले बीजेपी की सीटें कम हुई लेकिन पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। तो मुझे लगता है कि वो जो टिकट कटे हैं, जनता अगर सचमुच समझेगी कि आखिर इनके टिकट क्यों कटे हैं, तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये तो अब समय ही बताएगा, क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ी वही 50-50 का मामला नजर आ रहा है। तो मान लीजिए पाठक साहब कि जो कैंडिडेट हैं जो खड़े हुए हैं उनके इलाके में एक मजबूत पकड़ है ना, और उनमें से कुछ जो है वो जीत भी जाते हैं, और अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं आता है, अगर आ गया वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो क्या लगता है कि ये नाराज कैंडिडेट जो हैं, जो आजाद खड़े हुए हैं, जिस पार्टी से निकले, क्या उसी पार्टी में वापस जाएंगे? बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी के जो नाराज कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमएलए हैं, जिनका टिकट कटा, अगर वो जीत जाते हैं दोबारा, क्या वो बीजेपी में वापस आएंगे या किसी और पार्टी का दामन थामेंगे? क्या लगता है, क्या है आसार, क्या लगते हैं आपको? गौतम, ये सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि बीजेपी, देखिए वहां पे मूलतः दो ही पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। वो हर 68 सीटों पे उसकी जमानत जब्त होने वाली है। गौतम, तो यहाँ पे अभी सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि किस पार्टी बहुमत के करीब है। वहां पे ये इंडिपेंडेंट जो जीतेंगे, बागी जो जीतेंगे, उनका गेम शुरू हो जाता है। अब सपोज करिए वहां पे 68 सीटें, 34 से लेकर 36 के बीच में सरकार बन सकती है, बहुमत जो 2/3 बहुमत होती है। सपोज कर लीजिए बीजेपी 30 पे रह गई, 34 पे, सॉरी नहीं, अगर 30 पे रह गई, कांग्रेस आ गई 28 सीट, लास्ट टाइम उसको 21 मिला था, 8-10 जो है इंडिपेंडेंट हो गए। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर बीजेपी की सीटें संख्या ज्यादा है, मैंने 30 से 32 दिया है बीजेपी को सपोज, तो उस स्थिति में क्या होगी कि बीजेपी गवर्नमेंट बनाने के में कारगर होगी। वो अपने विधायक जो बागी है उनको भी अपने में समा लेंगे, कहेंगे कोई नहीं, ये तो हमारे ही थे। जैसे कि आप गोवा में देखें, वहां पे गोवा गोमांतक पार्टी का जो थे वो अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो उनके 2 एमएलए को भी शामिल कर दिया गया। गोवा में ऐसा हुआ था। पार्टी शायद मैं गलत हूं या देख लीजिएगा। तो उसी तरह मुझे यहां पे ये प्रतीत होता है कि अगर मान लीजिए बीजेपी के विधायक जो बागी होके इंडिपेंडेंट खड़े हैं और बीजेपी इस स्थिति में आती है कि उनको बहुमत से 3-4-5 सीटें कम हैं, और जो कांग्रेस है कम से कम 10-12 सीटें कम होंगी उनको बहुमत से, तो इस स्थिति में बीजेपी अपने जो बागी विधायक से भी संपर्क करेगी और बाकी के इंडिपेंडेंट से भी करेंगे। देखिए वहां पे लेफ्ट पार्टी भी है, पिछली बार भी उनका एक कैंडिडेट जीता था। हो सकता है लेफ्ट पार्टी के ना आए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है अभी, अगर जैसा ट्रेंड देखा जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, और अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाने की दावेदारी में होती है, करीब होती है, तो वो इंडिपेंडेंट को अपनी ओर खींच लेती है। चाहे जो भी हो, उनको मंत्री पद का लालच देके या फिर उनसे बातचीत करके, जैसा भी जो भी हो, इन किन प्रकार वो बीजेपी में आ जाते हैं और बीजेपी सरकार बना लेती है। तो यहाँ पे भी मुझे यही दिखता नजर आ। आप सपोज करिए जो इनके बाकी कैंडिडेट है वो फिर ये करेंगे, इनसे बार्गेन करेंगे कि मुझे मंत्री पद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसमें भी बीजेपी की वो देखा जाएगा कि आखिर इनकी सीटें कितनी कम होती है, क्योंकि बीजेपी भी हार्डकोर बार्गेनर्स होती है। जैसे आप हरियाणा का देख लीजिए, हरियाणा में पूर्ण बहुमत नहीं आया तो जेजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और वहां पे उनको उप मुख्यमंत्री भी बना दिया। महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना के जो टूटे हुए विधायक है उन्हीं को, शिंदे जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया।
तो ऐसा कोई राजनीति में कोई अछूत नहीं होता है। इस बात को मान के आप हम चले। जो एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, दूसरे दिन उसी पार्टी में आ जाते हैं, वो उनका सर्वे सर्वा हो जाता है। और ऐसा बीजेपी में भी होता है। बीजेपी में भी कांग्रेस के बहुत सारे विधायक टूट के आते रहे हैं। अभी अगर हालिया चुनाव देखा जाए, यूपी वाले चुनाव में, तो जितिन प्रसाद को देख लीजिए, वो चुनाव से पहले आए थे, उनको विधान परिषद के रूप से लाया, फिर वहां पे उनको मंत्री बना दिया। अभी के भी पोर्टफोलियो में देख लीजिए, वो मंत्री बने बैठे हैं। असम का एग्जाम्पल देख लीजिए, हेमंता विश्व शर्मा। अभी अगर एक सशक्त और धाकड़ मुख्यमंत्री में बात होती है बीजेपी के राज्यों में, तो योगी जी नंबर प्रथम आते हैं, तो हेमंता विश्व शर्मा दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो और हेमंता विश्व शर्मा का क्या इतिहास रहा है, कांग्रेसी रहे हैं। एक बार उन्होंने उनके वहां पे मंत्री पद लिया, दूसरी बार अगर जीत के आए तो उन जीत में हेमंता विश्व शर्मा का भी बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया। तो राजनीति में कोई भी अछूत नहीं होता है, ये बात मान के चलिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाबों के लिए, क्योंकि ये वही वक्त है जब धन्यवाद तमाम सर। चीज़ों को देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है और देखा ये जाता है कि आखिर समीकरण क्या बैठ सकते हैं। जब पिटारा खुलेगा, वो जादू का पिटारा जिसमें हिमाचल की 5 सालों के लिए सत्ता किस पार्टी के पास जानी है, वो राज खुलेगा, तो यही देखा जाता है कि क्या किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा तो वो पार्टी कौन सी होगी? वो पार्टी जो ये कहती है कि हम रिवाज बदलेंगे, या वो पार्टी जो ये कहती है कि हम राज बदलेंगे? आखिर वो कौन सी पार्टी होती है? सवाल यही है। और अगर इन दोनों ही पार्टियों को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या वो निर्दलीय जो आजाद कैंडिडेट हैं वो उन पार्टियों में जाएंगे जिनसे वो बिखर कर आजाद खड़े हुए, या फिर वो उस पार्टी का दामन छोड़कर किसी और पार्टी में जाएंगे? सवाल यही है और इन सवालों का जवाब जो है वो आपको सीधे जाकर मिलेगा 8 दिसंबर की तारीख को। वही तारीख जब गणना होनी है, गिनती होनी है और नतीजे जो हैं वो सामने आने हैं। तब तक का इंतजार कीजिए और यूं ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हिमाचल की जो भी खबरें हैं, जो भी अहम खबरें हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है, उसके लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ। फिलहाल मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।